साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन लोग चर्चा करेंगे जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यहाँ पे अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें है कि विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, अपना जो सिलेबस है उसका रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपके सामने थ्योरी की क्लास भी लगवाई जाए, एमसीक्यू की क्लास भी लगवाई जाए, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। देखो, पहला क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही कथन कौन सा है। सबसे पहले तो अपन बात करें परावर्तन का नियम क्या है, तो देखिए मैं एक स्लाइड पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा और सेकंड स्लाइड पे अपन क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे या इसका जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करेंगे। देखो, जैसा कि यहाँ पे अपन बात करें प्रकाश के बारे में। आज का अपना टॉपिक कौन सा था, लाइट वाला टॉपिक है। तो देखो अच्छे से सुनना, प्रकाश वाले टॉपिक की अगर अपन चर्चा करते हैं, प्रकाश बोले तो लाइट। अब इसकी बेसिक बातें की अगर अपन चर्चा करें कि लाइट होती क्या है, किस प्रकार से ये गति करती रहती है, इन सब चीज़ों का अपन यहाँ पे सबसे पहले जनरल बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश जो होता है ये क्या करता है, जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है। यानी कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे को अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ऐसा किससे हो सकता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैंने यहाँ पे लाइट लिखा है, अब ये मेरे को दिख कैसे रहा है, इसका अपन बात करें कि ऐसा दिखने का और ये प्रमुख कारण जो है वो क्या है, एक प्रकाश है। प्रकाश होगा तो वस्तु हमें दिखाई देगी। अगर मान लो लाइट नहीं होगी तो अंधेरा होगा और अंधेरे में आप भी जानते हो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो देखो, आज का अपना जो टॉपिक है वो लाइट का टॉपिक है और इसको अपन पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद में अपन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रकाश जो है वो हमेशा कैसी रेखा में गति करेगा, स्ट्रेट लाइन में गति करता है। फिर उसके बाद में अपन बात करें कि सर जो प्रकाश है ये है क्या। तो देखो, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो अपन लिख सकते हैं प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। और ये ऊर्जा क्या करती है, वस्तु को हमारे लिए दृश्यमान बनाती है। प्रकाश जो है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं बात करूं, जैसे एक बार फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं था लाइट, सिलेबस में नहीं लिखा था और सिलेबस में लिखा हुआ था ऊर्जा। तो उन्होंने क्या किया, ऊर्जा से क्वेश्चन दे दिया। अब ऊर्जा से क्वेश्चन दे दिया तो स्टूडेंट ने क्या सोचा कि ये तो बाहर से है। लेकिन भाई आप लोग देखो तो सही, एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से लिखा हुआ है कि लाइट जो है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। और ऊर्जा जो होती है वो हमेशा, ये प्रकाश क्या करता है, वस्तु को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है, बोले तो देखने योग्य बनाता है। फिर अपन बात करें कि सर ये परावर्तन की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अपन बात करें कि प्रकाश का वेग की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक वेग जो होता है वो निर्वात में होता है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश के वेग की अगर अपन बात करें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में। और निर्वात में वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अपन बात करें कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनकी वजह से अपन इन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक बार पहले आपको अच्छे से बता रहा हूँ, मतलब थ्योरी के रूप में बता रहा हूँ, फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन वो हैं जो आपसे पहले एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, अपन ने यहाँ पे लिखा कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गति करे, सीधी रेखा में। प्रकाश है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा है तो ये क्या करती है, वस्तु को हमारे लिए दृश्यमान बनाती है, अर्थात बिना लाइट के अपन वस्तु को नहीं देख सकते। अगर वेग की बात करें तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो कहाँ पर होती है, वैक्यूम में होती है, यानी कि निर्वात में होती है। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
अभी यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण नियम हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास में आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन। कौन सा टॉपिक आ जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। और पहला जो अपना क्वेश्चन है वो परावर्तन का ही क्वेश्चन है। अब इसमें सुनना आप लोग, अच्छे से देखना, मैं जो लिख रहा हूँ उन पे नोटिस करना उनको कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया कि ये वाली जो लाइन है ये परावर्तक सतह है, कोई भी परावर्तक सतह है। और इस परावर्तक सतह पर यहाँ से कोई मान लो प्रकाश स्रोत था, वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये कोई प्रकाश स्रोत है। और इस प्रकाश स्रोत से क्या निकल रही है? ऊर्जा या ये प्रकाश। अब ये प्रकाश आके टकराएगा कहाँ पर? परावर्तक सतह पर। परावर्तक सतह के जिस भाग से प्रकाश टकराएगा उससे होकर अपन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाती है। वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। जैसे मैं बात करूं, ये इस तरीके से ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो देखिएगा यहाँ पे टकराने के बाद में ये वापस से ये प्रकाश की किरण कहाँ पर चली जाएगी? जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। जिस डायरेक्शन से आई थी यह प्रकाश की किरण उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अब सुनना, मैंने कहा कि प्रकाश की किरण जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब सुनो, जैसे मैं इसको नेम इसके इंडिकेट करूं यहाँ पे आपके सामने, तो देखिएगा ये है जो मैंने सीधी लाइन बनाई और जिस भाग से टकराती है उसको अपन बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। फिर अभिलंब से टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण जाती है उस जाने वाली प्रकाश की किरण को एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। और एंगल आर का मतलब क्या होता है? परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित प्रकाश की किरण बोलेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ आने वाली प्रकाश की किरण एंगल आई बोलते हैं, सॉरी आर बोलेंगे, ये एंगल नहीं आएगा यहाँ पे ना, आई। और आई का मतलब क्या है? आपतित किरण। सूर्य से परावर्तक सतह पर टकराने वाली प्रकाश की किरण को अपन किस से प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई क्या है? आपतित प्रकाश की किरण। और आर क्या है? परावर्तित प्रकाश की किरण। देखना, साइंस है, मैं बता रहा हूँ, मानते हैं जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, वो जब पहली बार साइंस पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ये शायद अपने को समझ नहीं आएगी और वो छोड़ देते हैं ऐसा करके। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक टॉपिक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊँगा, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो अच्छे से ध्यान से सुन लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने एक नोट्स बनाओगे, कोचिंग वाले भी देते हैं, बुक भी आपके पास में होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो देख लो बस। परावर्तक सतह, एक बार मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब सुनना अच्छे से, ये आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उसको एंगल आई से प्रदर्शित करेंगे। और ये परावर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर का मतलब तो क्या हुआ? परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण। और आई का मतलब क्या हुआ? आपतन कोण। बच्चा लोग बात समझ में आई आपको कि एंगल आई को तो अपन क्या बोलते हैं? आपतन कोण। एंगल आर को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं ये दो चार शब्द हैं जिनको बार बार काम में ले रहा हूँ। एक तो परावर्तन, आपतन और अभिलंब। ये है क्या? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण है, एंगल आई, ये सॉरी आर आई से प्रदर्शित करेंगे, इसको बोलेंगे क्या? आपतित किरण। इससे टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण वापस लौटेगी इसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। फिर यहाँ से जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंगल आई और आर बोलते हैं। ध्यान रहे आप लोगों को कि ये जो आपतित किरण होती है ये अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, ना कि परावर्तक सतह के साथ में। ये कोई कोण नहीं होता और ये भी कोई कोण नहीं होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
फिर इसके साथ में एक शब्द और आता है, उस शब्द के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ, और वो शब्द क्या है? विचलन कोण। क्या है वो शब्द? विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन अभी परावर्तन का डायग्राम जो बना रहे थे उसमें देखो, समझना इसको अच्छे से। अब जैसे मैं कहूँ आपको, यहाँ से लाइट आ रही थी, इस वाले भाग से लाइट आएगी, और लाइट आने के बाद में जिस भाग से टकराएगी, और मैंने अभी उसको क्या नाम दिया था कि यहाँ से लाइट आ रही थी और वो इस वाले भाग से टकरा रही थी, और जहाँ पर वो टकराती है उस वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। मैंने कहा आने वाली प्रकाश की किरण को आई से प्रदर्शित करते हैं, ये एन अभिलंब है। आई आपतित किरण जो होगी अभिलंब के साथ में कोण जो बनाएगी उसको एंगल आई बोलेंगे, बोले तो आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इस सतह से ये प्रकाश की किरण टकराएगी, तो टकराने के पश्चात ये प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में चली जाएगी, और इस घटना को अपन ने क्या नाम दिया था? इसको बोलेंगे आर। और आर का मतलब क्या हुआ? परावर्तित किरण, जो अपन अभी पहले पिछले देख भी लिए, देख लो यहाँ पे। आर का मतलब तो परावर्तित किरण हो गया, आई का मतलब क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। अब देख लो यहाँ पे मैंने कहा, और ये वाला जो एंगल बनेगा इसको अपन एंगल आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? एंगल आर। एंगल आर का मतलब क्या हुआ? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण। और एंगल आई को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये बात अपने सामने क्लियर है। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि प्रकाश जो है वो लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। लाइट ऑलवेज फ्लो इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो मैं तो यहाँ पे फिर आपको गलत बता दिया कि ये लाइट फिर इधर जानी चाहिए थी। सर इधर क्यों जा रही है? तो देखिए परावर्तन में जाती इधर है, इसीलिए तो अपन विचलन कोण का अध्ययन करते हैं ना। यहाँ पे जैसे ये है, अब मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको घर वालों ने कोई सामान लाने के लिए भेजा, और वो जो शॉप थी वो आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में थी। अब आपको जाना कहाँ पर था? ईस्ट में। आप जा रहे हो मान लो साउथ के अंदर, आपको घर वालों ने जहाँ भेजा था, जहाँ जा रहे हो आपको भेजा ईस्ट में। मान लो ईस्ट इधर है तो ईस्ट में, साउथ इधर है, इधर भेज दिया। इधर भेजा था, इधर जा रहे हो, तो ये बीच वाला जो कोण होगा अपने मूल पथ से जिस एंगल पे विचलित होती है। तो देखो इस प्रकाश की किरण का मूल पथ तो ये वाला था ना, लेकिन ये विचलित हुई किधर? इधर चली गई। तो ये वाला कोण जो होगा ये क्या बन जाएगा? डेल आई, बोले तो विचलन कोण बन जाएगा, एंगल आई बन जाएगा। अब सुनो, क्या मैं इसको यहाँ से देखो, टोटल ये जो लाइन है ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? टोटल 180 डिग्री का हो गया। 180 डिग्री में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। जैसे डेल्टा आई इक्वल में 180 डिग्री माइनस में एंगल आई प्लस में एंगल आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को ऐड करके मैं अगर इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी? विचलन कोण की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? विचलन कोण की। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चली होगी कि सर जैसे आपने अभी बताया, तो परावर्तन में अपन जब डायग्राम को देख रहे हैं तो हमें एक चीज़ पता चल रही है, और वो क्या है? आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपतन कोण या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये कहाँ पर होते हैं? एक तल में। कहाँ पर स्थित होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। और अगर सेकंड नंबर की अगर अपन चर्चा करें तो सेकंड नंबर क्या है? देखो आपको दिख रहा होगा कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होता है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता तो दो कमेंट करके, सो रहे हो अभी तक। एंगल आई जो है, आपतन कोण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा, ये था परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अपन पढ़े। अब चलते हैं अपन पहले परावर्तन के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो चलिएगा।
बच्चा लोग पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। ये कह रहे हैं कि परावर्तन का नियम है क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है कि आपतन कोण जो होगा वो बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। प्रकाश की एक किरण के लिए परावर्तन के लिए, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही कथन कौन सा है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए, तो देखो ये बात कर रहा है किसकी, परावर्तन की। किसकी बात कर रहे हैं, परावर्तन के नियम की। और परावर्तन के नियम में ये क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या है, समान है। तो देखो परावर्तन जो है वो जनरली अपन पढ़ते हैं कि परावर्तन 2 टाइप से होगा। एक तो होता है नियमित, और एक जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, विसरित। नियमित परावर्तन जो होगा वो एक सीधी सतह से होगा, और विसरित परावर्तन एक खुरदरी सतह। खुरदरी सतह मतलब जिसका तल समतल नहीं हो और जिसका तल समतल हो, वो कैसा हो जाएगा, नियमित। अब जैसे इसमें तो प्रकाश की किरण आएगी, सतह से टकराएगी, वापस चली जाएगी, लेकिन इसमें यहाँ आएगी तो इधर जाएगी, यहाँ आएगी तो इधर जाएगी, फिर यहाँ से आएगी तो इधर चली जाएगी, यहाँ से आएगी तो इधर चली जाएगी। तो देखो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि परावर्तन के नियम में एक प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही कौन सा है। यहाँ पर तो देखो मैंने बहुत सारी किरणें बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही किरण बनाया हूँ। क्यों बनाया हूँ, सतह बिल्कुल प्लेन है। सतह प्लेन है तो प्रकाश क्या होगा, टकराने के पश्चात वापस चला जाएगा, और अपने को दोबारा से उस पर प्रकाश की किरण को देखने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में, चलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, उपरोक्त सभी। ना उत्तल सतह भी नहीं होगा, समतल ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, केवल समतल सतह के लिए। एक किरण के लिए क्या हो जाएगा, केवल समतल सतह के लिए। चलिएगा, समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को अच्छे से शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, ये क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये तो आई हुआ, ये आर हुआ, और इनके बीच का जो कोण है ये 44 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 44 डिग्री का। तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य का कोण, अभिलंब के मध्य कोण का परावर्तित, ये देखना, सुनना इस क्वेश्चन को, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, यानी कि इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना डिग्री है, 44 डिग्री है। तब परावर्तित किरण और अपरावर्तित सतह, तब परावर्तित किरण ये, परावर्तक सतह ये, पर अभिलंब के मध्य कोण का दोगुना होगा। मतलब ये कितना हुआ, 22 डिग्री हो गया। भाई 44 डिग्री आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों दे रखे हैं, तो 22 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, और 22 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 22 का दोगुना कितना आंसर करोगे, बताओ आप लोग कितना करोगे, 44। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 44 आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बात अगर आपको ऐसे लगे कि साइंस के अंदर हमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दो, जिससे कि हम आपकी क्लासें यूट्यूब पे फ्री लगवा सकें। और अगर आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करोगे तो हमारा विचार है कि जो ASI की वैकेंसी आ रही है महिलाओं के लिए स्पेशल, उसकी क्लासें निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल पे लगाई जाएगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से रहा, ज्योग्राफी की MCQ की क्लासें पहले से चल रही है, जनरल साइंस की क्लास मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, राजेंद्र जी सर आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास, हर सब्जेक्ट की विगत भर्ती परीक्षाओं में आए क्वेश्चन की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। परावर्तन के नियम के अनुसार, ये बोल रहे हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, 4 गुना होगा, 2 गुना होगा या आधा होगा। ये बात मैंने पहले अभी बताई ना आपको। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग पता नहीं सो रहे हो के ध्यान तो देते नहीं हो। यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि एंगल I जो है वो इक्वल है किसके, एंगल R के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को और फिर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ। बताओ बताओ आंसर बताओ क्या आएगा। अच्छे से पढ़ो पहले फिर बताओ।
नहीं पता? नहीं पता, कोई बात नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो, पढ़ रहे हैं ना। देखो, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको दी गई है। अपवर्तन का ये क्वेश्चन है। इससे पहले आपको अपवर्तन के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? जनरल साइंस जिसने पहले कभी नहीं पढ़ी, इन वीडियोस को देखना एक बार, और फिर आपको लगे कि हाँ भाई हम ठीक कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य देना, जिससे कि आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासें हम लगा पाएँ। और धीरे धीरे हमने सोचा था, जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ा पाएंगे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज ये YouTube चैनल भी अच्छे से चल रहा है, मोनेटाइजेशन भी हो गया है, लाइव क्लासें भी आपकी जल्दी चलेंगी। और हमारा टारगेट है कि ASI महिलाओं की जो वैकेंसी है उसका बैच आपके लिए YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाए। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय अपवर्तन का क्वेश्चन है। तो अपवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको दी गई हैं। अब देखना, मैं बात करूं यहाँ पे अपवर्तन को लेके, और अपवर्तन में क्या है, सुनना अच्छे से। अपवर्तन में क्या होगा कि जब प्रकाश की जो किरण होगी, क्या हुआ? हाँ, कौन सा चल रहा है? सही। अब देखना, अपन परावर्तन में पढ़ रहे थे कि जो प्रकाश की किरण होती है या जो प्रकाश होता है वो अपना मीडियम चेंज नहीं करता है, लेकिन अपवर्तन के अंदर क्या हो जाता है, वो अपना मीडियम चेंज कर लेता है। कैसे करता है, इधर देखो। अब ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रकाश की किरण आएगी फिर इधर जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका। इस प्रकाश की किरण को इस तरीके से सीधे जाना था। अब मैं कह रहा हूँ कि ये अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित, या तो दूर चली जाएगी या इसके पास में आ जाएगी। क्या होगा, या तो इससे दूर चली जाएगी या इसके पास में आ जाएगी। बट इतना सा है कि अपने मूल पथ जो है इसका, उससे तो विचलित हो जाएगी, यानी कि इसको जाना जहाँ पड़ता है ना वहाँ नहीं जाएगी, ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। तो बच्चा लोग यहाँ पे दो घटनाएं हैं, या तो अविलंब के पास में आए या अविलंब से क्या हो, दूर चली जाए। अब आपको होगी कि सर ऐसा कब होगा, तो फिर ये तो बताओ। दो चीज़ें हैं, एक तो मीडियम अपने पास में होता है सघन, एक तो सघन माध्यम होता है और एक होता है विरल। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे सुनना, न्यूट्रल पॉइंट जो होता है अविलंब N से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, और सघन को मान लो मैं S लिख दूँ और विरल को मैं V लिख दूँ। तो मैं N से S पे था, S से चला मैं V की तरफ, क्योंकि V नाराज़ था, मैं इसको लाने गया इसके पास में। तो मैं बताऊँ N से भी दूर जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, यहाँ से दूर जा रहा हूँ ना। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर चली जाएगी। इसका मतलब A वाली जो घटना है, और A वाली घटना तो कब होगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी। B वाली घटना कब हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। तब कौन सी घटना होगी, प्रकाश की किरण अविलंब के पास में आ जाएगी। आई बात समझ में? जैसे मैं इस पेन, ये जैसे मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं पानी के अंदर रखता हूँ तो ये मेरे को टूटा हुआ दिखाई देगा, देता है कि नहीं देता? अरे भाई पानी है, उसके अंदर ऊपर हवा थी, मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो ये, अपवर्तन में हमेशा मीडियम चेंज होगा, परावर्तन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण सेम उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैं मीडियम चेंज हुआ, हवा थी, हवा नीचे पानी था, हवा से पानी ऐसे, तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, विरल माध्यम से सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दूर चली जाएगी। दूर जाएगी तो ऐसे है ना, अविलंब तो दूर जाएगी, तो वो इस तरीके से जानी थी लेकिन ऐसे चली जाएगी। तो बताओ भाई, ये जैसे मेरा हाथ ऐसे है, मैंने पानी के अंदर दिया, तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना था, अब ये विरल से सघन, सघन से विरल में जाएगी तो ऐसे होगी कि नहीं होगी? तो मतलब कोई भी वस्तु मुड़ी हुई दिखाई दो,
कोई भी वस्तु का पेंदा छोटा दिखाई दे, रखी हुई वस्तु मोटी दिखाई दे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नींबू है, नींबू को आप पानी की गिलास में रखना, कांच की गिलास में, और उसको देखना वो आपको मोटा दिखाई दे। उस मोटे दिखाई देने का कारण भी क्या है? अपवर्तन है। दूसरी बात करें कि पेंसिल ये जो है ये मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण भी क्या है? अपवर्तन है। अब देखो क्वेश्चन पे आओ, आपके सामने 4 घटनाएं लिखी गई हैं और इन घटनाओं में आपको कह रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। मतलब कि वायुमंडलीय अपवर्तन सघन से विरल, विरल से सघन, इसका रिजल्ट नहीं है। पढ़ो पहले अच्छे से। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों की टिमटिमाहट, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। अब सोचो इसको, जैसे मेरे पास में मान लो ये वस्तु है, मैंने अभी कहा आपको कि मैं जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल की बात करें, वास्तविक उदय से 2-3 मिनट पहले दिखाई देना। मीडियम चेंज हो रहे हैं, मीडियम चेंज होगा तो ये क्या होगा? अविलंब से दूर जाएगा तो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब अपने को पहले ही दिख जाएगा। तो ये तो घटना किसकी हो गई रे? किसकी हो गई? अपवर्तन की। तो बताओ ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ये तो क्या हो जाएगा? इसमें तो आंसर अपवर्तन। फिर जैसे अपन थर्ड की बात करते हैं, इसमें लिखा है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, पेन का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? अपवर्तन के। अगली बात करें, रात में तारों की टिमटिमाहट। रात में तारे हम अपने को चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सघन, विरल, सघन हवा के अंदर वायुमंडलीय जो घटनाएं होंगी वो भी इसका कारण क्या हो गया? अपवर्तन। अब बात करें पहली घटना जो अपने पास में है। अब इस पहली घटना में क्या लिखा है उसको पढ़ो। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य जो है वो सूर्यास्त के समय अपने को कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अभी लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होगा वो सबसे कम होगा, और ये एग्जाम्पल है किसका? प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन के कारण सूर्य अपने को कैसा दिखाई देता है? लाल। तो यही घटना है जो किसका परिणाम नहीं है? किसका परिणाम नहीं है? अपवर्तन का। तो अपवर्तन के 3 तो ये एग्जाम्पल आ गए, कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दी। अब इससे एक्स्ट्रा और क्या मैटर बताया जाए? आप लोग बताओ, सोचो। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, आराम से आंसर दो, सोचो, आंसर बताओ। आंसर बताओ कमेंट करके, ऐसे देखना नहीं है एक दूसरे की तरफ। कमेंट करो, कमेंट। स्वच्छ आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर कमेंट करके बताओ। सब लोग बताएंगे। फास्ट एक बार वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। बताओ, इसका बताओ आंसर क्या आएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? नहीं पता? नहीं बता रहे? मेरे को बताना पड़ेगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? कोई बात नहीं, तो मत बताओ, मैं भी नहीं बता रहा, बैठे रहो। जब आप ही नहीं बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप फिर भी नहीं बता रहे, तो फिर मैं क्यों ही बताऊँगा? और मेरा क्वेश्चन कितना छोटा सा क्वेश्चन है कि ये नीला क्यों दिखाई देता है। नहीं बता रहे ना? कोई बात नहीं भाई, मत बताओ। प्रकाश के परावर्तन के कारण? जी बिल्कुल नहीं होता। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? रंगों से रिलेटेड अपन पढ़े, क्या होगा? प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी बताओ। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती तो उसका रंग होगा? परावर्तित नहीं करती, कौन सा रंग होता है जो प्रकाश की किरणों का अवशोषण करता है? कौन सा कलर होता है? सफ़ेद होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। गुलाबी होगा? नहीं होगा। नीला भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? काला कलर इसका सही आंसर है। अगला है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है? बताओ। देखिए, मरकत मरीचिका, हीरे की चमक, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम,
प्रकाशीय तंतु। बताओ इसका आंसर, सही आंसर बताना क्या आएगा। वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, बताओ बताओ। वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में विभाग स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। किसका परिणाम है, वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण क्या है, जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इस प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बोले तो VIB GYOR, जिसमें से VIB GYOR ये 7 कलर, इसको मध्य कलर मानते हैं। ये वॉयलेट है, ये रेड है, लाल जो कलर होता है इसका विभेदन क्षमता, या जो लाल कलर होता है खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि ये हमें दूर से दिखाई दे जाते हैं। मर्ग मरीचिका की बात करें तो मर्ग मरीचिका का मतलब क्या होता है कि रेगिस्तान के अंदर जब अपने को दूर पर गर्मियों के दिनों में हमें क्या होता है, पानी दिखाई देता है। पानी होता नहीं है बट हमें लगता है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। हीरे की चमक पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन। अब आप कहोगे कि सर जी पूर्णांतरिक परावर्तन क्या आ गया, तो देखना मैं बताऊँ आपको। बात करें अपन किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब ये क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बताओगे, नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, तो भाई साहब मत बताओ, हम बता देंगे आपको, और तो क्या ही कर सकते हैं, बताओ। खाना खा के सो रहे हैं आराम से, कहाँ बताएंगे, टाइम कहाँ है, बिजी लोग जो हैं। देखो वही बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें अगर अपन लोग चर्चा करें कि यदि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब अभिलंब से टकराएगी, यहाँ पर सतह से टकराएगी, इसको जाना कहाँ पर था, इस मीडियम में जाना था, लेकिन ये सघन से कहाँ पर जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो बताओ क्या होगा, अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये फर्स्ट हो गया ना, ये बात अपन पहले भी पढ़ के आए थे। और ये जो कोण बनेगा I1 बन जाएगा, क्या, एंगल I1, बिल्कुल सर बन जाएगा। सेकंड प्रकाश की किरण इधर से आएगी, इसको भी जाना इधर था लेकिन ये इधर चली जाती है, ये 2 नंबर प्रकाश की किरण हो गई। और ये आपतन कोण जो था, आपतन कोण नंबर 2 हो गया। फिर यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, सतह से टकराएगी, ये क्या हो जाएगी, सतह के समानांतर हो जाएगी, और इसको बोलेंगे प्रकाश की किरण नंबर 3। इसको जाना इधर था लेकिन सतह की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। और ये जो प्रकाश की किरण है अपन इसको बोलेंगे एंगल I3। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, वह आपतन कोण जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, सुनना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है अपना अभिलंब, वह आपतन कोण जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण सतह से टकराने के पश्चात उस परावर्तक सतह के या अपवर्तक सतह के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। यह घटना क्या कहलाएगी, क्रांतिक कोण। यह आपतन कोण जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण या क्रांतिक कोण θc। तो ऐसे बताओ बच्चों कि मैं एंगल I3 को θc लिख सकता हूँ क्या, बोले तो आपतन कोण नंबर जो 3 है उसको अपन क्रांतिक कोण θc बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। अगला देखना, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, इसको इधर जाना था लेकिन ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, और ये आपतन कोण नंबर 4 हो गया। और ये आपतन नंबर कोण 4 जो है वो क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का जिम्मेदार होगा। आई बात समझ में। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त मेरे पास में आ गई कि प्रकाश की किरण जो है वो किधर से किधर जानी चाहिए, सघन से विरल, तभी तो भैया अभिलंब से दूर जाएगी ना। अरे भाई अभिलंब से दूर जाएगी तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज कैसे होगा, नहीं होगा। फिर इसके बाद में अपन बात करें सेकंड जो है कि θc जो है वो आपतन कोण नंबर 4 जो है इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि आपतित किरण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो किरण है
उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये घटना क्या कहलाएगी? पूर्णांतरिक परावर्तन। दो शब्द आए ना यहाँ पे। क्रांतिक कोण किसको बोलेंगे? थीटा सी। वह आपतन कोण जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण सतह से टकराने के पश्चात सतह की क्या हो जाए? समानांतर हो जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा है कि अब थीटा सी से अधिक कोण पर आपतित हो और वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाए, ये घटना क्या कहलाएगी? पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखना, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? बताओ, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? सुनना, मैंने आपको 7 कलर बताए, VIB GYOR। ये जो रेड कलर है, इस रेड कलर की जो तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा, वो क्या होगी? सर्वाधिक। वॉयलेट कलर की जो लैम्डा होगी वो क्या होगी? न्यूनतम। तो बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होगी आवर्ती के। तो जिस रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है उस रंग की आवर्ती क्या होगी? अधिकतम होती है। तो देखना, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक, बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन पूछा था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 भी सही है क्या? देख लो। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है क्या? जी बिल्कुल नहीं होती। क्या होती है? मिनिमम होती है। अगला है, बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होगा क्या? बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक कहाँ पर होगा रे? यहाँ पर। तो देखो आप, इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक, उसका वेग अधिक होगा, तो लाल रंग से अधिक नहीं होगा, लाल रंग से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अगला है, लाल रंग की आवर्ती जो होगी वो बैंगनी रंग की आवर्ती से अधिक होगी क्या? बैंगनी रंग जो होगा उसकी आवर्ती तो क्या होगी? अधिक होगी। लाल रंग की आवर्ती बैंगनी रंग से अधिक होगी क्या? जी बिल्कुल नहीं होगी, आवर्ती क्या होगी? कम होगी। समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ, देखना, VIB GYOR, ये हो गया। अब देखो इसमें, ये कौन सा कलर है? रेड कलर। रेड कलर की जो तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा, वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और इसकी आवर्ती जो होगी वो क्या होगी? न्यूनतम। और यहाँ पे वॉयलेट जो कलर है इसके लिए लैम्डा क्या होगी? न्यूनतम, और इसकी जो होगी आवर्ती जो होगी वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। बच्चा लोग, ये बात आपको समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको मैंने बता दिया कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। देखो, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। जी बिल्कुल सही है, मैंने लिखा था VIB GYOR। जो रेड कलर है इसकी लैम्डा क्या होती है? अधिक होती है, और म्यू क्या होती है? कम। इसके लिए क्या होगा? लैम्डा कम, म्यू ज़्यादा। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, बिल्कुल सही बात है, तथा आवर्ती सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम, और जिस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आवर्ती क्या होगी? न्यूनतम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें क्या है? इज द करेक्ट आंसर। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? पहला, ए सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह कौन सा होगा? ये क्या बोल रहा है कि जिस तरंग की आवर्ती सबसे कम होगी वो उसका विचलन सबसे कम होगा। सुनना, जिसकी आवर्ती सबसे कम उसका विचलन सबसे कम, जिसकी आवर्ती सबसे कम उसका विचलन सबसे कम। तो बताओ, देखना पहले वही बात, VIB GYOR। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि लाल रंग के लिए अपन क्या लिखे थे? लैम्डा अधिक, म्यू आवर्ती कम। आवर्ती कम तो विचलन भी क्या हो जाएगा? इसका विचलन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस वाले के लिए क्या होगा? लैम्डा कम होगा
तो म्यू का मान क्या होगा, अधिक होगा, और म्यू कम होगा तो विचलन का मान भी क्या हो जाएगा, चलो अधिक हो जाएगा। तो वॉयलेट जो कलर है इसके लिए विचलन क्या होगा, इसका सर्वाधिक होगा, और रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए जो खतरे के निशान है वो कौन से कलर के लिए बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब एक नींबू को पानी से भरे गिलास के अंदर रखा जाता है या कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपनी वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा था अगर आपको बड़ा दिखाई दे, साइज बड़ी प्रतीत हो, मुड़ी हुई दिखाई दे तो सीधा ऑप्शन क्या करके आओगे, अपवर्तन करके आओगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखो, रात में तारे झिलमिलाते हैं क्यों, बताओ। देखिए रात में तारे हैं जो झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। वे प्रकाश के वेग को रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं है, तारे रुक रुक के उत्सर्जित नहीं करते। तारों का वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करते हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रकाश का वायुमंडल पृथ्वी पर, ये क्या लिखा है, पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, ये भी नहीं होगा। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है, जी बिल्कुल, वायुमंडल में वायु का जो अपवर्तनांक है वो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, और अपवर्तनांक बदलने की वजह से ही तारे अपने को कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए या झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। आकाश किस कारण से नीला होता है, बताओ। देखिए कितना अच्छे क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या आएगा कि आकाश जो है वो झिलमिलाता हुआ क्यों दिखाई देता है। बताओ बताओ बताओ, झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, रात में तारे झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ इसका बताओ, आकाश किस कारण से नीला होता है, बताओ इसका करेक्ट आंसर। कितनी बार तो कर लिए, बता दो जल्दी से। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलिए आगे, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है। समुद्र का जो पानी होता है वो नीला दिखाई देता है, उसका प्रमुख कारण क्या है, बताओ। समुद्र के पानी का नीला रंग और रंग के रिलेटेड जो मैंने कहा आपको, वो बात करते हैं अपन किसकी, प्रकीर्णन की। सीधा सा याद रखना है, रंग के लिए प्रकीर्णन। तो देखो, जल अणु द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल जो है ये जरूरी नहीं है कि वो नीले रंग को अवशोषित करे। अगला है, जल अणु द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कि जल का अणु एक नीले का ही करता है, वो सबका ही करता है। अगला है, समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया, इसमें देखना, जल अणु द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। जल के जो अणु होते हैं, H2O के जो अणु होते हैं, वो कौन से प्रकाश को अब्जॉर्व करते हैं, नीले प्रकाश को। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि आवृत्ति जो होगी, जिसकी तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है, मैंने एक बात कही थी, वस्तु बड़ी दिखाई दे, छोटी दिखाई दे, एक ही आंसर आएगा, क्या, अपवर्तन। बड़ा है, बड़ा प्रतीत होता है, क्या कारण है, अपवर्तन दिख रहा है क्या कहीं पे, देख के सीधा आंसर लगा दो, अपवर्तन, ये रहा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। फिर वही बात, कम गहरा दिखाई दे, मतलब पैदा उठा हुआ दिखाई दे, मोटा दिखाई दे, उसका भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 4, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ध्यान रखना कि गहराई का, मोटाई का, मुड़ी हुई, टूटी हुई, ये सब हो तो अपवर्तन करना। अगला है, हीरे की चमक का कारण क्या है। हीरे की चमक का कारण क्या है, मैंने कहा जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, और ये घटना क्या कहलाती, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मर्ग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है। मर्ग मरीचिका मतलब इसको मर्ग तर्षणा भी बोलते हैं, कि हिरण जब रेगिस्तान में होता है
तो उसको दूर जलाशय नज़र आता है, और इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, मर्ग मरीचिका बोलते हैं। या अपन जब भी अपन सड़क पे निकलते हैं गर्मियों के दिनों में तो दूर ऐसे लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ पे वास्तव में पानी होता नहीं है। और ये कारण किसका है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का परिणाम है। आगे चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखो मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखना, ये रहा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होगा, निर्वात में, और कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देख लो अब इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 10⁸, ये टाइपिंग मिस प्रिंटिंग हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला है, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है, हमें जो है वो अपने चेहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, क्या अपवर्तन है। देखो अपवर्तन में तो मीडियम चेंज हो जाता था, फिर उसके बाद में विवर्तन है, विवर्तन में भी नहीं होगा, ध्रुवण है, परावर्तन है। ध्रुवण में तो क्या होता है, छाया बनती है, छाया का बनना, जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, इससे टकरा के ऐसे चली जाएगी, और इसका ये जितना बड़ा है वो उतनी उसकी क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। उसको छोड़ो, अपने काम का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसमें परावर्तन हो जाएगा। आज की क्लास में अपन ने ये 20 क्वेश्चन किए थे, और ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट भी हुआ है। अब इसको नेक्स्ट पार्ट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि हमने जो क्वेश्चन करवाए थे उनका अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको लगे कि हमारा जो कंटेंट है जो हम बता रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मान लो अपन छोटे कस्बे के अंदर जाके IAS की कोचिंग करता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो IAS की कोचिंग करता है। अब अपन वहाँ पे जाएंगे तो क्या बोलते हैं, गांव वाले क्या बोलते हैं, यहाँ पे IAS की कोचिंग। वो क्या हो गया, एक भ्रम हो गया लोगों का कि अपने गाँव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए अगर इंसान पढ़ने ही बैठे तो वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। अगर जैसे मान लो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवा दिया 20 क्वेश्चन, भाई मैं नहीं करवाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। ऐसे YouTube पे अथाह टीचर हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे, है ना। उसके थंबनेल की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होती है कि अपना मन करता है कि एक बार तो देखें, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। अरे भाई एक बार पहले कंपेयर करो, अच्छे से देखो। मैं पढ़ाने को तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दूँ, यहाँ पे बहुत कुछ है। ये टॉपिक इतने जल्दी कंप्लीट होने वाला थोड़ी है, कम से कम 10 घंटे का टाइम लगता है लाइट वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने में। अपन यहाँ पे क्वेश्चन में अपन ने देखा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और रंग वाले से पूछा जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करवाई, ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही अगर आप लोग हमारा सहयोग बना के रखोगे तो हमारा विचार है कि आपका अगर सहयोग रहा तो ASI जो महिलाओं के लिए वैकेंसी आ रही है राजस्थान में, उसकी सभी क्लास निःशुल्क इसी YouTube चैनल पे उपलब्ध रहेगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।